कुछ लोग आपने सही कहा कि परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब बताइए कि परिवारवाद तो तब होता जब मेरे दादाजी जिंदा रहते और वो मुझे पैराशूट से आके यहाँ गिरा देते, एमपी बना देते, एमएलए बना देते, तब परिवारवाद होता। उनके गुजरने के बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। संगठन में मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, पार्टी का जिला प्रवक्ता हूँ, एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए और जनता के लिए काम कर रहा हूँ। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं उस आरोप से घबराता नहीं। मुझे तो गर्व है कि मेरे दादा डॉक्टर भोला सिंह थे। 55 साल की राजनीति में उन पर आज तक एक भी दाग नहीं लगा, एक भी धब्बा नहीं लगा। 55 साल की राजनीति में लगातार लोगों ने उन पर भरोसा जताया, इसलिए क्योंकि वो लोगों के साथ लड़ते रहे, जूझते रहे, खड़े रहे। और मुझे गर्व है कि ऐसे लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। और मैं क्यों नहीं लोगों को बोलूं कि मुझ में उनका दिया हुआ संस्कार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ कमल किशोर। इस वक्त हमारे साथ भाजपा जिला प्रवक्ता मनीष कुमार जी हैं और इनका पूरा इंट्रो मैं बता देना चाहता हूं। ये डॉक्टर भोला सिंह जो कि पूर्व सांसद थे बेगूसराय के, उनके पौत्र हैं और इस बार के नगर निगम चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे बेगूसराय खबर के फेसबुक पेज। आपका भी स्वागत है। आप पहली बार मेरे कार्यालय आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार आप नगर निगम चुनाव में दावेदारी दे रहे हैं, क्या सोच कर दावेदारी दे रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक रिजर्वेशन का रोस्टर नहीं निकला है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सीट जनरल ही रहेगा। तो अगर सीट जनरल रहा तो मैं अपनी दावेदारी दूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा मेयर का। दूसरी बात कि इस नगर निगम की स्थापना मेरे दादा श्रद्धेय भोला बाबू ने की और उनका जो एक सपना था, उनकी परिकल्पना थी एक स्वच्छ व्यवस्थित नगर निगम बनाने की। उस सपने को चकनाचूर करने का काम पूर्व के मेयरों ने किया। 10 साल में नगर निगम को नरक निगम में तब्दील कर दिया। और अभी आप शहर के अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा 1 इंच सड़क ठीक नहीं है, कहीं ठीक से स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई नगर की जो व्यवस्था होती है उसमें एक भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तो अगर दुरुस्त नहीं है तो उसकी जिम्मेवारी तो जो नगर के मुखिया हैं, जो नगर के प्रथम व्यक्ति हैं, उन पर ही जाएगी। वो तो कहते हैं कि बेगूसराय में अभी स्वर्णकाल चल रहा है। विचित्र स्थिति है। अगर स्वर्णकाल ये है तो खराब काल क्या होगा, इसकी कल्पना आप कीजिए कि अगर स्वर्णकाल में लोगों को 1 इंच अच्छी सड़क नहीं नसीब हो रही है, 4 महीने साल के लोग पानी में गुजर बसर करते हैं, अगर स्वर्णकाल ये है तो ये इसका मतलब कि ये लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये परिहास बना रहे हैं, लोगों को मूर्ख समझते हैं कि वो कुछ भी बोल देंगे और लोग मान जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बेगूसराय की जनता प्रबुद्ध है, वो सबको पहचानती है, बहरूपियों को पहचानती है, झूठ बोलने वालों को पहचानती है, घोटालेबाजों को पहचानती है, भूमाफिया को पहचानती है। और इस शहर को भूमाफिया घोटालेबाजों ने अपने मकर जाल में कस के बांध लिया है। और मेरी यही कोशिश होगी, मेरा यह प्रयास होगा इस शहर के व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए और शहर को इस भूमाफिया और घोटालेबाज के मकर जाल से बाहर निकाला जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि इस बार के चुनावी मैदान से वो पीछे हट रहे हैं। कौन? मुझे तो नहीं लगता कि कोई पीछे हट रहा है। सभी उम्मीदवारों ने, जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो पूर्व के मेयर हैं, वो लड़ ही रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि कौन, अगर आपके मन में कोई है कि कोई हट रहा है तो आप मुझे बताएं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई पीछे हट रहा है। बहुत सारे, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए चलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा बात बोलते हैं कि वर्तमान में जो मेयर कार्यरत हैं वो इस चुनावी मैदान में नहीं आ रहे हैं। बहुत जगह ऐसा कहने सुनने को मिलता है और बहुत सारे प्रत्याशियों के मुंह से मैंने ऐसा सुना है। देखिए, लोगों के मन में है, चूँकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है। उनके कार्यकाल में जो स्थिति बेगूसराय की हुई है, नरकीय स्थिति हुई है, उसके कारण से लोग समझते हैं कि वो मैदान में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तय है, लगभग तय है कि लोग उनको समर्थन नहीं देंगे। इसलिए लोग समझते हैं कि वो लड़ेंगे ही नहीं।
लेकिन जिस तरह का उनका बयान आया है और वो कॉन्फिडेंस से लबालब उनका बयान आया है कि मैं अभी जवान ही हुआ हूँ, मैं लड़ूंगा, मैंने अच्छा काम किया है, तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके परिवार के ही सदस्य ने, हमारे नगर के विधायक ने सार्वजनिक रूप से उनको लड़ने से मना किया है, तो उनका कॉन्फिडेंस तो थोड़ा कम हुआ होगा कि मेरे परिवार के ही सदस्य मुझे कह रहे हैं और वो भी सार्वजनिक रूप से कि आप ना लड़ें। लेकिन फिर भी अभी तक ये तो कहीं नहीं सुना है मैंने कि वो नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या वजह हो सकती है चुनाव नहीं लड़ने का? अब वजह तो यही होगी, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो यही होगी क्योंकि उन पर दबाव है सबका, अपने परिवार के ही लोगों का दबाव है, नगर विधायक का दबाव है कि वो नहीं लड़े। दबाव का क्या कारण हो सकता है सर? कारण ये है क्योंकि वो जानते हैं कि वो हार जाएंगे, इसलिए, और कोई कारण नहीं हो सकता। और कोई क्यों, मेयर का सम्मानित पद होता है, शहर के वो प्रथम नागरिक होते हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको तो लड़ना चाहिए। उन्होंने 5 साल काम किया है तो उनको अब जनता के सामने अपना इम्तिहान देना चाहिए। अगर उन पर परिवार का दबाव है, समर्थकों का दबाव है कि वो नहीं लड़े, इसका मतलब कि वो समर्थकों को, उनके परिवार के सदस्यों को, नगर विधायक को ये लग रहा है कि उनकी मिट्टी पलीद होने वाली है, इसलिए वो उनको मना कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके साहस का दाद दूंगा कि इस विपरीत परिस्थिति में भी जब बच्चा उनको कोस रहा है शहर की नरकीय स्थिति के बारे में, फिर भी वो कॉन्फिडेंट है, उनके मन में ये लगता है कि वो बहुत सही हैं, तो अच्छा है। और मैं उनके साहस की दाद देना चाहता हूँ कि वो अपनी परीक्षा लोगों के सामने देना चाहते हैं। बेगूसराय शहर में, नगर निगम क्षेत्र में एक अभी ट्रेंड चल रहा है बेटा क्रिया खाने का, क्या मसला है ये? देखिए, ये सब शर्मनाक है। अगर अपने परिवार के सदस्यों को एक राजनीतिक हथियार के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं तो जो कर रहे हैं उनको मुबारक हो। जो परिवार के सदस्य अगर राजनीति में नहीं हैं, उनको राजनीतिक मंच पर बैठाना, उनको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से निंदनीय है। लेकिन जो कर रहे हैं वो उनकी बात है, मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी श्रद्धा है, वो अपने बेटे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो उसमें कंफर्टेबल हैं, तो अच्छी बात है, वो बेशक करें। लेकिन मैं नहीं सोचता कि ये अच्छी बात है। हाँ, अगर आपके परिवार के कोई सदस्य राजनीति में रहें तब अलग बात होती है, लेकिन अगर आपके परिवार का कोई बच्चा जो राजनीति में नहीं है, जो अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको एक राजनीतिक मंच पे लाना और नाम कमाना, पीआर के लिए करना, ऐसा करना, मुझे लगता है ये निंदनीय है। जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र में घूमते होंगे? जी बिल्कुल, रोज़ घूमता हूँ। क्या जनता का क्या मूड लग रहा है इस बार? देखिए, जो रिएक्शन मुझे लोगों से मिला है, जब लोगों से बात करता हूँ तो उनके मन में साफ है कि इस बार व्यवस्था परिवर्तन करना है। जो धन्ना सेठों ने शहर पर कब्जा कर लिया था, नगर निगम पर कब्जा कर लिया था, 40% 50% कमीशन खाते थे एक प्रोजेक्ट में, उसके कारण आप स्थिति देखिए। एक सड़क बनती है तो 5 महीने भी सड़क टिक नहीं पाती है। भोला बाबू के समय में जब सड़क बनती थी तो कई ऐसे सड़क है जो उन्होंने 2004, 2005, 2003 में बनाया, तो यथावत वैसे ही सड़क बने हुए। लेकिन आज आप कोई नया सड़क बनता है, नई सड़क बनती है, 5 महीने में टूट के ख़राब हो जाता है। बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्टों में, एलईडी लाइट्स में, डस्टबिन में, इतने बड़े बड़े घोटाले मेयरों ने किए हैं कि पता नहीं कैसे वो अभी जेल जाने से बचे हुए। उनको जेल में होना चाहिए था। 60 रुपये का एक डस्टबिन 800 रुपये में ख़रीदा गया और 1.8 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख का टेंडर निकला उसमें, और 1.5 करोड़ की गाढ़ी कमाई मेयर साहब ने की। अब कौन से मेयर साहब ने की, पूर्व मेयर ने की, निवर्तमान मेयर ने की, ये तो जांच का विषय है। लेकिन किसी ने तो की चोरी, और उस चोरी से उन्होंने अपने घर का खजाना बढ़ा, लोगों की गाढ़ी कमाई का, खून पसीने की कमाई का, बेगूसराय शहर के लोगों की खून पसीने की कमाई का पैसा उन्होंने अपने घर की तिजोरी को भरने में किया। और ये लोग बेगूसराय नगर के लोग इस बात से वाकिफ़ हैं और उनको ये पहली बार मौका मिला है सबक सिखाने का, और वो सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। और जो पुराना व्यवस्था था उसको ध्वस्त करने के लिए उन्होंने मन बना लिया।
शहर में एक चीज़ 8 वर्षों से देखने को मिल रही है लगातार कि पोल लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी तक उस पर लाइट नहीं चढ़ा है। लाइट कैसे चढ़ेगी? LED घोटाला हुआ, उसमें भी केस हुआ FIR दायर हुआ, वो मामला लटका हुआ है। शहर के अधिकतर चौराहे, शहर के अधिकतर रोड रात में अंधेरे में रहते हैं। हमारी महिलाएं रात में निकल नहीं सकती है सुरक्षित, अंधेरे में कैसे निकलेंगे? कोई किसी भी मेयर का कभी कोई विजन ही नहीं रहा शहर की यातायात व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, शहर के हर एक गली चौराहे को कैसे रोशनी से जगमग किया जाए, शहर में पार्क की कैसे व्यवस्था की जाए। इन सब में से किसी बातों पे किसी मेयर ने ध्यान नहीं दिया। उनका बस एकमात्र उद्देश्य था पैसा कमाना। उन्होंने जो पैसा वार्ड पार्षदों को खरीद कर मेयर बनने में लगाया, उस पैसे को वो सूद समेत कैसे वसूल कर सके, उनका पूरा समय, पूरा ध्यान, पूरा एफर्ट उसी में लगा। और जनता सब देखती है, वो इन सभी बातों से वाकिफ़ है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि वार्ड पार्षद में पैसा इन्वेस्ट किए, क्यों किए हैं? मेयर बनने के लिए किए। प्रोसेस तो आपको पता ही होगा कि वार्ड पार्षद मिलके मेयर चुनते थे, तो जब तक आप वार्ड पार्षदों को पैसा नहीं दे, वो आपके खेमे में नहीं आते थे। बोली लगती थी और बोली में जो जीतते थे वो मेयर बनते थे। ऐसा सिस्टम है क्या, पैसा देंगे? सिस्टम तो है, इसी सिस्टम के कारण इस बार परिवर्तन सरकार ने किया है। और ये सरकार का सिस्टम है या फिर अपना पर्सनल? ये सरकार का सिस्टम या पर्सनल सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम था मेयर चुनने का कि वार्ड पार्षद 45 वार्ड पार्षद मिलके एक मेयर को चुनेंगे। लेकिन उस सिस्टम को सरकार ने बदला है, अब लोग डायरेक्ट मेयर को चुनेंगे, इसलिए पैसा का खेल उस तरह से नहीं होगा। आपका कहने का मतलब है कि पहले जो चुनाव होता था नगर निगम को लेकर के, वार्ड पार्षद के द्वारा मेयर चुना जाता था, उसमें खरीद बिक्री की जाती थी। इसमें कहने की क्या बात है, ये सब जानते हैं। इसमें कोई नई बात मैं कह रहा हूँ, ये वो बात नहीं है, कोई डिस्कवरी कर रहा हूँ वो नहीं है, सब जानते हैं। शहर में CCTV बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक भी कभी मतलब कोई वारदात होता है तो काम का नहीं होता, ऐसा क्यों? ये तो जिन्होंने लगाया है उनसे ही पूछना चाहिए आपको कि जो पैसा CCTV में लगा, CCTV का क्या पूरा सिस्टम तैयार था, बैकएंड तैयार था CCTV का कि सिर्फ CCTV नाम के लिए लगा दिया गया? क्या पीछे में उनका बैकएंड था, स्टोरेज सिस्टम था, मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ था, कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उन्होंने लगा दिया? क्या उन्होंने ऐसा CCTV लगाया जो चलता ही नहीं था, उसमें भी उन्होंने कुछ गबन किया? ये तो जांच का विषय है। और पत्रकारों से, आप जैसे पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि आप पता कीजिए कि क्यों ऐसा है, किसने लगाया वो CCTV, कितना पैसा उसमें लगा, किसने उसमें घोटाला किया, उसके कारण से वो CCTV कार्यरत रही है। ये सब तो जांच का विषय है। क्षेत्र में घूम रहे होंगे, अवश्य बात है, तो क्षेत्र में घूमते हैं, जनता से क्या कहते हैं, समर्थन कैसे मांगते हैं जनता से? देखिए, मैं जनता से कहता हूँ कि मैं एक ईमानदार लड़ाई लड़ने आया हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना दारू है, ना और लुभावने वादे उनको देने के लिए। मेरे पास बस एक मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा और जो संस्कार मुझे अपने पूर्वजों से मिला है जन सरोकार का, मेरे पास बस वही उनको देने के लिए। और मैदान में कई दिग्गज हैं, कई पैसे वाले लोग हैं, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ के लोग हैं। तो मैंने उनसे यही निवेदन किया है, मैंने जनता से, कि आप आकलन करें कि कौन आपके शहर को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से चला सकता है, आप उसी का चयन करें। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा क्षेत्र में जगह घूमने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी बातचीत करते हैं, जब बातचीत के दौरान तो कुछ लोग आपके बारे में, पर्सनली मनीष कुमार जी के बारे में बताया जाता है कि वो अपने दादाजी के नाम पे राजनीति करते हैं। कहाँ? देखिए, कुछ लोग आपने सही कहा कि परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब बताइए कि परिवारवाद तो तब होता जब मेरे दादाजी जिंदा रहते और वो मुझे पैराशूट से आके यहाँ गिरा देते, MP बना देते, MLA बना देते, तब परिवारवाद होता। उनके गुजरने के बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। संगठन में मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, पार्टी का जिला प्रवक्ता हूँ, एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए और जनता के लिए काम कर रहा हूँ। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं उस आरोप से घबराता नहीं। मुझे तो गर्व है कि मेरे दादा डॉक्टर भोला सिंह थे। 55 साल की राजनीति में उन पर आज तक एक भी दाग नहीं लगा, एक भी धब्बा नहीं लगा। 55 साल की राजनीति में
लगातार लोगों ने उन पर भरोसा जताया, इसलिए क्योंकि वो लोगों के साथ लड़ते रहे, जूझते रहे, खड़े रहे। और मुझे गर्व है कि ऐसे लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। और मैं क्यों नहीं लोगों को बोलूं कि मुझ में उनका दिया हुआ संस्कार है और मैं उनके उसूलों पे चलना चाहता हूं, उनके मूल्यों पे चलना चाहता हूं और उनके रास्ते पे चलना चाहता हूं। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं क्यों नहीं, कोई भी अगर राजनीतिज्ञ होता है तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का नाम लेता है। हम लोग अटल जी का नाम लेते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, मोदी जी का नाम लेते हैं। तो बेगूसराय के तो सबसे इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक तो भोला बाबू थे। तो मैं उनका नाम क्यों नहीं लूँ? मैं उनका नाम लूँगा और मैं लोगों को बोलूँगा कि मैं उनके रास्ते पर चलना चाहता हूँ और मुझे आप आशीर्वाद दें। अच्छा, नगर निगम के राजनीतिक में एक और नया मोड़ आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा, ठीक है, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है, लेकिन मटिहानी के पूर्व विधायक बगो सिंह के भाई संजीव कुमार, वो भी इस बार के चुनावी मैदान में हैं। तो बहुत सारा लोगों का कहना है क्या हलचल मच गया है, आपके मन में भी ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हलचल की कोई बात नहीं है। वो एक व्यवसायी है, इतिहास अपराध का रहा है। अगल बगल सभी जगह जहाँ वो हैं, लोगों के कंप्लेंट्स मेरे पास भी, अन्य लोगों के भी आते रहते हैं कि कई जगह उनके संरक्षण में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़मीन कब्जा करने का काम करते हैं। और अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसमें हलचल मचने की कौन सी बात होगी? बगो बाबू एक बड़े नेता हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उनकी भी हार हुई इस बार। और हार भी किससे हुई? एक नवसिखिया से हुई, जो 1 महीने पहले जिसने राजनीति ज्वाइन की, उनसे वो हार गए। तो राजनीति में किसी के आने से हलचल नहीं मचती है। सब अपना अपना काम करेंगे, सब अपने एजेंडे को लेके लोगों के पास जाएंगे। संजीव जी भी अपना एजेंडा लोगों के पास लेके जाएंगे। लोग उनके इतिहास को देखेंगे, उनके वर्तमान को देखेंगे, उनके एजेंडे को देखेंगे, उनके मैनिफेस्टो को देखेंगे और फिर निर्णय लेंगे। और बाकी सारे उम्मीदवारों के साथ भी लोग यही करेंगे। इसमें हलचल मचने वाली क्या बात है? शराबबंदी को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, शराबबंदी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो जो महिलाओं में मैंने देखा है कि महिलाओं में इस बात की खुशी है कि शराबबंदी हुई। जैसे जब शराबबंदी नहीं थी और नीतीश बाबू ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने गांव-गांव में ठेका खोल रखा था, तब आप किसी भी गांव में जाते थे, सड़कों पर, चौराहों पर मारपीट होते रहते थे। परिवार में ही बेटा बाप को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, रोड पे ही ये सब होते रहता था। उन सब चीज़ों में भारी गिरावट आई। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, अवैध शराब का धंधा बढ़ा है। नए नए युवा हैं जो, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, तो नए 18 साल के, 17 साल के, 19 साल के, 20 साल के युवा उस धंधे में जुड़ रहे हैं। उसका नेगेटिव भी है। प्लस पुलिस बहुत पावरफुल हो गई। पुलिस के हाथ में पूरा सिस्टम आ गया है। पुलिस अवैध शराब के धंधे में इन्वॉल्व भी रहती है और उसके कारण से व्यवस्था थोड़ी चरमराई है। हमारे मुख्यमंत्री का प्रयास अभी है कि उस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। आगे देखते हैं क्या होगा। और मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री इतने तेज तर्रार हैं कि अगर शराबबंदी फेल हुआ तो इस सिस्टम को रिव्यू करेंगे और इसमें कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप भविष्य में नगर निगम बेगूसराय के अगर आप मेयर बन जाते हैं तो सबसे पहले रुका हुआ कौन सा काम ऐसा है जिसको आप पहले पूरा करिएगा? देखिए, पूरी व्यवस्था ही चरमराई हुई। कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है जो ठीक से काम कर रहा है। ना तो यातायात व्यवस्था ठीक है, ना सड़कों की हालत ठीक है, ना स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था ठीक है, ना जल निकासी की व्यवस्था ठीक है। कचरा उठाने की बात हमारे मेयर साहब करते हैं। 45 वार्ड है, उसमें से सिर्फ 15 वार्डों से कचरा उठाया जाता है और अभी पता नहीं उतने वार्डों से भी कचरा उठाया जाता है या नहीं। तो कौन सी ऐसी व्यवस्था? पेयजल, हम अभी बेगूसराय नगर निगम में हैं। क्या बेगूसराय नगर निगम में एक ऐसा घर है जहां पीने का साफ पानी सप्लाई के द्वारा आता है? एक भी नहीं है। तो यही सब, तो इतना ही दायरा है नगर निगम का। इसमें से कौन से दायरे में नगर निगम सक्सेसफुल रही है, ये आप बता दीजिए मुझे। बेगूसराय में व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा। बेगूसराय में खास करके नगर निगम क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भी युवा जो है आजकल के बेरोजगार हैं बहुत सारे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी एक
वैश्विक मामला है और ख़ासकर भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को योजना बनाना चाहिए और आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और स्वरोजगार को बढ़ावा केंद्र सरकार भी दे रही है और बिहार सरकार को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और नए नए युवाओं को आर्थिक मदद करना चाहिए ताकि वो अपना रोजगार चालू कर सकें। और नगर निगम को भी, नगर निगम में भी इतनी क्षमता है कि वो छोटे छोटे फुटकर मजदूरों को, अन्य गरीब वंचित समाज के युवाओं को इतना पैसा 20,000, 30,000, 40,000 कुछ अपना व्यवसाय, छोटा व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए दे सकती। तो मैं ये वादा करता हूँ कि अगर मुझे जनता ये जिम्मेवारी देती है कि आप नगर मेयर के पद पर बैठे, तो मैं कुछ ऐसा स्कीम लेके आऊँगा जिससे गरीब वंचित युवाओं को स्वरोजगार के लिए कुछ आर्थिक मदद कर सकूँ। लास्ट सवाल सर, आपका टकराव किनसे होने वाला है? देखिए, टकराव मेरा किसी से नहीं, टकराव जनता चुनाव ये लड़ेगी। बदलाव का चुनाव है। जैसे आपने पंचायत में देखा कि चुनाव जनता ने लड़ा, बड़े बड़े मठाधीश जो गांव में थे सबको उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। तो जनता मठाधीशों से चुनाव लड़ेगी, जनता धनबलियों से चुनाव लड़ेगी, जनता भूमाफिया से लड़ेगी, जनता भ्रष्टाचारियों से लड़ेगी। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मैं तो अपनी बात लोगों के सामने रखूँगा, लड़ाई तो जनता लड़ेगी।